गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 12th लेक्चर के अंदर हमने एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम को स्टार्ट किया था और एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम के अंदर हमने 2 प्रॉब्लम्स के साथ डील कर ली थी। प्रॉब्लम नंबर 1 जो थी उसमें फिक्स बीम के अंदर कम्प्लीटली यूडीएल लगा हुआ था। देन उसके अंदर हमने फाइंड किया था कि एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उसमें क्या होगा एंड उसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, और उसके डिफ्लेक्शन को हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन से भी कंपेयर किया था। और प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर हमने फिक्स बीम के अंदर सेंटर पे पॉइंट लोड लगाकर हमने फाइंड आउट किया था कि एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, और उसके डिफ्लेक्शन को भी हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन से कंपेयर किया था। और फाइनली दोनों में कंक्लूजन ये निकला था, जब फिक्स बीम पर यूडीएल लगा होगा तो उसका डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/5 होगा, एंड जब फिक्स बीम पर सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट होगा तो उसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होगा। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिक्स बीम विद इसेंट्रिक पॉइंट लोड। हमने ये तो जान लिया था कि फिक्स बीम पर जब सेंटर पे लोड लगेगा तब एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। अब हम बात करते हैं, अगर फिक्स बीम के अंदर पॉइंट लोड सेंटर पे ना लगकर इसेंट्रिक लगता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगता है, देन एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। उस केस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है फिक्स बीम विद इसेंट्रिक पॉइंट लोडिंग। ठीक है, फिगर शो ए फिक्स बीम subjected to point load W placed at a distance A from the A. ठीक है, due to eccentric loading M1 and M2 will not be equal. अब तक हमने प्रीवियस 2 केस के अंदर जो भी बात की थी उसमें लोडिंग सिमेट्रिक थी, यूडीएल में लोड सिमेट्रिक था, और सेंटर जो प्रॉब्लम नंबर 2 थी उसमें भी हमारा लोड सेंटर पे लग रहा था, इस वजह से भी एंड मोमेंट की वैल्यू हमारी सिमेट्रिक थी। अब हमारे यहाँ इस केस के अंदर लोड सेंटर पे नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं हमारा जो एंड मोमेंट होगा वो अनसिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ड्यू टू सेंट्रिक लोडिंग M1 एंड M2 विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, और आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही होगी कि A जो है वो B से ग्रेटर देन है, मतलब ये जो हमारा A डिस्टेंस है वो B डिस्टेंस से ग्रेटर देन है। अगर एक डिस्टेंस B से ग्रेटर देन होगी तो उसका मतलब इधर वाला मोमेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस मोमेंट। ठीक है, तो जिस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अपोजिट एंड का मोमेंट ज़्यादा होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, जिस तरफ की डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके दूसरी तरफ का जो मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ए डिस्टेंस बड़ी है बी से तो इट मीन्स M2 इज़ ग्रेटर देन M1। अगर हम इसकी अपोजिट बात करें, अगर हमारी बी डिस्टेंस ग्रेटर देन होती तो हम बोलते M1 इज़ मोर देन M2। अभी इस केस के अंदर हमारा A बड़ा है B से, इसलिए हम बोल सकते हैं M2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा M1 के। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इस बीम को वापस हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट के अंदर। फिक्स बीम है तो फिक्स बीम को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगी, और सेकेंड पार्ट जो होगा हमारा कपल्ड बीम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपली सपोर्टेड बीम का तो बेंडिंग मोमेंट आपको पता है ट्रायंगुलर फॉर्म में आएगा। अब हम बात करते हैं कपल्ड बीम की। जो कपल्ड बीम होगी उसका जो बेंडिंग मोमेंट, उसका जो अभी हमने बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ किया था जब हमारा सिमेट्रिक केस था, जब हमारी सिमेट्रिक लोडिंग थी तो उसमें हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाई थी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे एंड मोमेंट सेम नहीं होंगे, है ना, और हमारा M2 जो है वो ज़्यादा होगा M1 से, क्योंकि ए डिस्टेंस ज़्यादा है B से। तो उस अकॉर्डिंग हमने हमारा जो एंड मोमेंट का जो डायग्राम बनेगा वो अनसिमेट्रिक बनेगा, तो हमारा रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो ट्रेपेजोइडल फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का यहाँ बेंडिंग मोमेंट जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में हो गया, जिसको हमने म्यू डायग्राम बोल दिया, एंड कपल्ड मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में बनता था, यहाँ पर लोडिंग अनसिमेट्रिक होने से ट्रेपेजोइडल फॉर्म में बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, म्यू डायग्राम को म्यू डैश डायग्राम में सुपर इम्पोज कर देंगे, मतलब इस डायग्राम को इस डायग्राम में क्या कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे। तो कॉमन पार्ट जो होगा वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस लाइन के ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, अब हमें ये डायग्राम को पता लग गया कि इसका फाइनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनेगा। बट अब हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर एंड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। प्रीवियस केस के अंदर सिर्फ हमें m फाइंड करना होता था, बट इस केस में हमें m1 को अलग फाइंड करना होगा, m2 को अलग फाइंड करना होगा। ठीक है, तो प्रीवियस केस के अंदर हमें सिर्फ एक अननोन फाइंड करना होता था एंड मोमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें 2 एंड मोमेंट फाइंड करने होंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, तो सबसे पहले हम एंड मोमेंट निकालते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m यूजिंग द मोर थ्योरम 1। ठीक है, प्रीवियस केस में हमें सिर्फ एक ही अननोन निकालना होता था, तो हम मोर थ्योरम 1 लगाते थे। यहाँ हमें 2 अननोन निकालने हैं, m1 के साथ साथ हमें m2 भी निकालना है, तो यहाँ पर हमें 2 मोर थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मोर थ्योरम 1 अप्लाई करी। मोर थ्योरम 1 क्या है? चेंज इन स्लोप बिटवीन a टू b इक्वल टू एरिया ऑफ m अपॉन e डायग्राम, मतलब दोनों पॉइंट के बीच का जो स्लोप का चेंज होगा वो उस बेंडिंग मोमेंट के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो a का मतलब तो हो गया हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट है उसका एरिया, और a डैश का मतलब हो जाएगा जो ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट है उसका एरिया। ठीक है, और उन दोनों के एरिया का सम अप जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मोर थ्योरम 1। ठीक है, क्योंकि मोर थ्योरम 1 हमें यही बोलती है जो भी मोमेंट का एरिया है, ठीक है, वो बेंडिंग मोमेंट का जो भी एरिया है वो उसके स्लोप के चेंज के इक्वल हो जाएगा। स्लोप का चेंज जो है वो 0 है हमारा, क्योंकि बीम हमारी कौन सी है? फिक्स्ड बीम है। तो a प्लस a डैश इक्वल टू 0, तो a का मतलब हो जाएगा इस ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, a का मतलब हो जाएगा इस ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हमारा आ गया हाफ इंटू बेस हमारा l, और हाइट हो गई WAB/L। और a डैश का मतलब हो जाएगा इस ट्रेपेजोइडल वाले पार्ट का एरिया, और ट्रेपेजोइडल वाले पार्ट का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब एक साइड ये और एक साइड ये है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इसकी डिस्टेंस कितनी है? L। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने पहले तो ले लिया इस ट्रायंगल का एरिया जो कि हमारा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर हमने ले लिया इस ट्रेपेजोइडल वाले पार्ट का एरिया, है ना। ये इसका एरिया हमारा नेगेटिव में था, मूवमेंट हमारा नेगेटिव में था, तो हमारा एरिया भी किस में आ गया? नेगेटिव फॉर्म में आ गया। m1 प्लस m2 अपॉन m2/2 मल्टीप्लाई बाय L, मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m1 प्लस m2 इक्वल टू निकल के आया WAB/L। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन एक और लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन है तो हमें 2 एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं मोर थ्योरम 2। और मोर थ्योरम 2 क्या है हमारी? मोर थ्योरम 2 हमारी होती है डिफ्लेक्शन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू द ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम। तो जो पहले अपन ने मोमेंट का एरिया लिया था उसको अगर आप सेंट्रोइड से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारी मोर थ्योरम 2 बन जाएगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का चेंज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसके मोमेंट के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब डिफ्लेक्शन तो 0 है, तो फाइनली a इंटू एक्स बार प्लस ए डैश एक्स डैश बार इक्वल टू 0। और यहाँ a एक्स बार का जो मतलब है, यहाँ a और x बार का जो मतलब है वो हो गया ट्रायंगल वाले पार्ट का एरिया और सेंट्रोइड, और a डैश एक्स डैश का जो मतलब है वो हो गया ट्रेपेजोइडल वाले पार्ट का एरिया और सेंट्रोइड। ठीक है, तो मोर थ्योरम 1 के अंदर तो हमने एरिया का सम अप इक्वल टू 0 किया था, और मोर थ्योरम 2 के अंदर हमने एरिया इंटू सेंट्रोइड इक्वल टू 0 किया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे। देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से है, एक सेकेंड, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये तो हो गया हमारा ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट, ठीक है, और इसमें हमने सुपर इम्पोज किया था, ठीक है, इसमें हमने सुपर इम्पोज किया था सिंपली सपोर्टेड मूवमेंट को। अब हमें इसका एरिया लेना है, तो पहले तो हम ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। अगर हम ट्रायंगल के एरिया की हम बात करें तो ट्रायंगल हमारा ये वाला पार्ट है ना, और इसका एरिया तो आप सिंपली ले लोगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा? अब इसमें भी ट्रायंगल में हमारे 2 पार्ट हैं,
ठीक है। एक तो हम इस पार्ट, एक सेकेंड, ये तो हमारा ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट था, ठीक है, और इसके अंदर हमने ट्राइंगल को सुपर इम्पोज किया था, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब सबसे पहले a इंटू एक्स बार का मतलब तो हो गया ट्राइंगल का एरिया और सेंट्रोइड, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अभी ट्राइंगल जो है हमारा दो पार्ट के अंदर है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है और सेकंड पार्ट हमारा ये है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में ये डिस्टेंस जो है हमारी a है और ये डिस्टेंस b है। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू a इंटू, और हाइट जो है हमारे पास यहाँ पर वो कितनी है, WAB/L, ठीक है। और इसके सेंट्रोइड की अगर हम बात करें, इस वाले पार्ट की अगर हम सेंट्रोइड की बात करें तो यहाँ से इसका जो सेंट्रोइड हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 होता है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट का हमने एरिया इंटू सेंट्रोइड ले लिया। सिमिलरली इस हाफ पार्ट का भी हम ले लेंगे एरिया इंटू सेंट्रोइड। तो इस हाफ पार्ट का अगर हम बात करें एरिया की, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर वाले पार्ट का जो सेंट्रोइड होगा वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डिस्टेंस तो आप ऐड करोगे ही करोगे a, और इधर वाले पार्ट का जो हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा वो हो जाएगा L/3 होता है। तो अब यहाँ पर L जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, b, तो ये हो जाएगा b, ये b है ना, b/3, ठीक है। तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं करा, a इंटू एक्स बार का मतलब हो गया इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो कि आपको नज़र आ रहा है, फिर इस वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड, यहाँ से ये भी आपको नज़र आ गया, ठीक है। और बाकी जो पार्ट बचा हमारा, इस पार्ट का हमने फिर से एरिया ले लिया, और इस वाले पार्ट का सेंट्रोइड जो होगा, इधर वाले पार्ट के डिस्टेंस तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे, प्लस इधर वाले पार्ट का जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, b/3, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल का, ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल का एरिया और सेंट्रोइड, ठीक है। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, a' इंटू x', मतलब जो ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट है उसका भी तो हमें लेना पड़ेगा ना, जो ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट है उसका भी तो हमें एरिया और सेंट्रोइड लेना पड़ेगा। तो ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट का जो एरिया होता है वो होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये डिस्टेंस m1 है, ये डिस्टेंस हमारी m2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू m1 + m2 मल्टीप्लाई बाय L, और इसका जो सेंट्रोइड हमारा होता है वो होता है m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2 मल्टीप्लाई बाय L/3, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, और वो इक्वेशन होगी हमारी m1 + 2m2 = WAB/L² ब्रैकेट 2a + b, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई ये वाली, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू निकल के आएगी। m1 की हमारी वैल्यू हो जाएगी, m1 = हमारा आएगा WAB² और m2 हमारा निकल के आएगा WBA² ठीक है। तो ये तो हमने अननोन्स की वैल्यू, एंड मोमेंट्स की वैल्यू निकाल ली। एंड मोमेंट्स हमारे पास दो थे, इसलिए हमने दो कंडीशन को अप्लाई करी, फर्स्ट मोर थ्योरम 1, सेकंड मोर थ्योरम 2, और उससे हमने m1 और m2 को फाइंड आउट कर लिया। एंड मोमेंट निकालने के बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालें, देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये हमारी बीम थी, फिक्स बीम थी, और इस फिक्स बीम के अंदर हमारे पास यहाँ पर लोड लग रहा था W, और ये डिस्टेंस हमारी A थी और ये डिस्टेंस हमारी B थी, ठीक है। और यहाँ हमारा कपल है M1 और यहाँ हमारा कपल है M2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई सेक्शन ले लिया, अगर मैं इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की मैं बात करूँ तो क्या होगी, यहाँ पर इरेक्शन है, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट लें लेफ्ट साइड से, तो ये होगी हमारी R, तो R × x बोलेंगे हम यहाँ पर, तो हमने बोल दिया R1 × x, और R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, WB/L है ना, ये आप सिंपली सपोर्टेड की रिएक्शन हमने निकाली है, ठीक है ना, WB/L, ठीक है।
ये रिएक्शंस जो निकाली है हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकाली है, ठीक है। तो अभी फिक्स बीम के लिए रिएक्शन निकालनी बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स, है ना। इस सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो आर इंटू एक्स हो गया हमारा। फिर दूसरा हमें कपल लेना है, ये कपल हमारा है एम, तो हमने यहाँ कर दिया m1, तो माइनस m1, ठीक है। फिर इस सेक्शन के अंदर इस सेक्शन पर भी एक मोमेंट आएगा, वो मोमेंट का इफेक्ट जो होगा इन दोनों मोमेंट का समअप होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन पर जो मोमेंट का इफेक्ट आएगा वो होगा m2 माइनस m1 x बाई एल। क्या होगा? m2 माइनस m1। जब भी x फिक्स बीम के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मोमेंट निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे भी दोनों कपल का इफेक्ट होता है, और वो क्या होता है हमेशा m2 माइनस m1 इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हमने सोल्व करके मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं इसको अलग से सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, एक हमारी फिक्स बीम थी और फिक्स बीम के अंदर हमने एक यहाँ पर सेक्शन लिया और इस सेक्शन पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला। तो फर्स्ट हो गया हमारा r1 इंटू एक्स, फिर हमारा माइनस m1, फिर माइनस m2 माइनस m1 x बाई एल हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसमें हमने m1 और m2 की वैल्यू को भी पुटअप कर दी, ठीक है। एक चीज़ और मेरे को बतानी थी आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन ली है वो सिंपली सपोर्टेड वाली रिएक्शन ली है यहाँ पर, है ना। अभी फिक्स मतलब फिक्स बीम मतलब कपल मोमेंट को भी यूज़ करके रिएक्शन निकालनी अभी बाकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो अभी रिएक्शन ली है वो सिंपली सपोर्टेड बीम वाली रिएक्शन ली है, ठीक है। फिक्स बीम वाली रिएक्शन अभी बाकी है, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, फिक्स बीम के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन पर mx हमने फाइंड आउट कर लिया और mx की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना पड़ेगा कि इस फिक्स बीम के अंदर कहीं ना कहीं तो हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो कहाँ ज़ीरो होगी? तो उस इक्वेशन को हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा x इक्वल टू एल अपॉन 3a प्लस बी। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड से x इक्वल टू एल अपॉन 3a प्लस बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। और जिसकी अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि वो जो रिएक्शन है वो सिंपली सपोर्टेड बीम वाली रिएक्शन है, ठीक है। अगर वही रिएक्शन हम फिक्स बीम के लिए निकालें तो कितनी निकल के आएगी, R1 की वैल्यू क्या होगी और R2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी जो हमने रिएक्शन इसमें यूज़ की थी mx निकालने के लिए वो सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शंस हमने यूज़ की थी, है ना, ये R1 और R2 के लिए, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप फिक्स बीम के लिए निकालते हो तब R1 और R2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड रिएक्शन एंड शेयर फोर्स डायग्राम। आफ्टर फाइंडिंग द एंड मोमेंट द एंड रिएक्शन R1 एंड R2 कैन बी इजिली फाउंड बाय यूजिंग टू इक्वेशन ऑफ स्टैटिक, ठीक है। तो हमने क्या करा, R1 की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी कर दिया, ठीक है। R1 की वैल्यू जब निकालनी है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये हमारी फिक्स बीम थी और यहाँ पर हमारे पास लोड W था, ये डिस्टेंस A थी, ये डिस्टेंस B थी और यहाँ हमारा M1 था और यहाँ हमारा M2 था। हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट B कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले R1 इंटू ये डिस्टेंस, तो R1 इंटू एल। फिर दूसरा आ गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है नेगेटिव, तो माइनस M1। तीसरा हमारे पास हो जाएगा W इंटू ये डिस्टेंस, चलो। और चौथा हमारे पास हो जाएगा ये वाला मूवमेंट जो कि क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। तो R1 की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग मोमेंट अबाउट B किया तो R1 इंटू एल माइनस M1 W इंटू बी प्लस M2 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे और जैसे ही हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास R1 की एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी WB स्क्वायर अपॉन L क्यूब ब्रैकेट 3a प्लस बी। और जब R1 की वैल्यू निकल के आ गई तो इसी तरह से हम R2 निकाल सकते हैं और R2 हमारा निकल के आएगा WA स्क्वायर अपॉन L क्यूब
ब्रैकेट 3 ब्रैकेट a प्लस 3b। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम नंबर 3 समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम नंबर 3 को मैं एक बार शॉर्टली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी, एक फिक्स बीम थी, उस पर सेंट्रिक लोडिंग लग रही थी, सेंट्रिक लोडिंग लग रही थी। देन उसके लिए हमें फाइंड आउट करना था एंड मोमेंट्स को, एंड उसके लिए हमें फाइंड करना था बेंडिंग मोमेंट को, और उसके लिए हमें फाइंड करना था एंड रिएक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, उस फिक्स बीम को दो पार्ट में स्प्लिट किया। एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई और एक एंड मोमेंट बीम हो गई। दोनों के बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ किया, फिर सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट को एंड मोमेंट के बेंडिंग मोमेंट में सुपर इम्पोज कर दिया। कॉमन पार्ट कैंसिल हो गया और रिजल्टेंट क्या बचा, BMD। ठीक है, अब हमें निकालना था एंड मोमेंट के कपल्स। तो आपको पता है ये हमारी सेंट्रिक लोडिंग है, तो कपल्स की जो M1 और M2 की वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी। तो हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दो रिएक्शंस हमने लगा दी, दो कंडीशन हमने लगा दी। पहली कंडीशन मोर थ्योरम 1, मतलब एरिया जो होगा वो स्लोप के चेंज के इक्वल होगा, तो a प्लस a डैश इक्वल टू 0। उससे हमने एक इक्वेशन बना ली और फिर हमने मोर थ्योरम 2 लगा दी, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ A टू B इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन चेंज इन डिफ्लेक्शन, है ना, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसके मोमेंट ऑफ एरिया के इक्वल होगा। तो a इंटू एक्स बार प्लस a डैश इंटू एक्स बार इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब तो हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड का एरिया सेंट्रोइड, इसका मतलब हो गया ट्रेपेजोइडल का एरिया और सेंट्रोइड। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर दिया तो हमने हमारे पास एंड मोमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें mx निकालना था, तो हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन पर हमने एक सेक्शन लिया, उस पर mx की वैल्यू निकाली और उस mx की वैल्यू कहाँ 0 होगी उसके लिए हमने क्या करा, mx इक्वल टू 0 किया। तो वो डिस्टेंस उसने बता दी x इक्वल टू L अपॉन 3a प्लस b पर mx की वैल्यू 0 होगी। अब हमें निकालना है एंड रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो रिएक्शंस जो बताई थी पहले वो सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शंस का हमने यूज़ किया था। एक्चुअल में एंड रिएक्शन क्या होगी, तो हमने क्या करा, अगर हमें R1 की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट B कर लिया, और जैसे हमने टेकिंग मोमेंट अबाउट B किया तो R1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई WA² अपॉन L क्यूब 3a प्लस b। ऐसे ही R2 की वैल्यू निकालोगे तो टेकिंग मोमेंट अबाउट A कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक प्रॉब्लम को और सोल्व करते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, फाइंड द सपोर्ट मोमेंट ऑफ ए बिल्ट इन बीम एट थर्ड पोर्शन बाय 2 point loads W each. Also draw the bending moment and shear force diagram and compute the deflection at the center. आपको बोला है एक फिक्स बीम है जिसका कि स्पान L है, ठीक है, और उस फिक्स बीम के अंदर थर्ड पोर्शन का मतलब हो गया L/3 डिस्टेंस पर पॉइंट लोड W लग रहा है। ईच का मतलब दोनों तरफ से, मतलब एक L स्पान की एक फिक्स बीम है, उसमें दोनों तरफ से L/3 डिस्टेंस पर पॉइंट लोड W एक्ट हो रहा है। ठीक है, और वैसे आपको ये डायग्राम मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बोला क्या है, ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, मतलब सपोर्ट मोमेंट तो निकालना है पहले हमें, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है और शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ भी करना है। ऑल्सो कंप्यूट द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, और सेंटर पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अल्टीमेटली हमें इसमें 4 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट सपोर्ट मोमेंट, सेकंड बेंडिंग मोमेंट, थर्ड शियर फोर्स और फोर्थ डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। सेंटर को हम यहाँ पर बोल देते हैं, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, सेंटर को हम बोल देते हैं C, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा सपोर्ट मोमेंट निकालने का, और सपोर्ट मोमेंट निकालने का सिंपल तरीका है, इस बीम को 2 पार्ट में स्प्लिट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बीम स्प्लिट इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग द म्यू डायग्राम एंड सेकेंड पार्ट कपल्ड बीम हैविंग म्यू डैश डायग्राम। तो जैसे ही आप इस बीम को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शंस निकाल लेंगे। टोटल लोडिंग हमारी 2W है, सिमेट्रिक है, तो सपोर्ट पर रिएक्शन WW आ जाएगी। ठीक है, लोडिंग सिमेट्रिक है तो कपल्ड मोमेंट की वैल्यू भी हमारी सेम होगी। ठीक है,
अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो कपल्ड लोडिंग सिमेट्रिक है तो इसका तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट हमने इस तरह से क्यों बनाया, कैसे बनाया, देखिए अगर हम सेक्शन यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, आर ए इंटू एक्स होगा ना। आर ए की वैल्यू क्या है, डब्लू, और एक्स कितना है हमारे पास, L/3। तो इस पॉइंट पर हमारे पास डब्लू की वैल्यू क्या आ गई, मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, WL/3। इसी तरह से अगर हम सेक्शन यहाँ पर लेते राइट साइड से और फिर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालते तो क्या होता, W इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, L/3। तो यहाँ पर भी हमारे पास मोमेंट की वैल्यू क्या आती, L/3, WL/3। और मिड पे हमारे पास कोई लोडिंग नहीं है तो ये कैसे होता है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता। ठीक है, तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, हमने यहाँ पर सिर्फ इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया लेफ्ट साइड से, हमने इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया राइट साइड से। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से हो गया, इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से हो गया, और मिड पे हमारे पास कांस्टेंट लोडिंग थी तो फाइनली हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिंपली सपोर्टेड बीम का म्यू डायग्राम बनाना है, जैसे भी आप बना सकते हो वैसे आप बनाइए, और कपल्ड बीम का म्यू डैश डायग्राम बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, इस म्यू डायग्राम को इस म्यू डैश डायग्राम में सुपर इम्पोज कर देंगे। नाउ म्यू डायग्राम इज सुपर इम्पोज ओवर द म्यू डैश डायग्राम, कॉमन पार्ट इज कैंसल्ड एंड रिजल्टेंट इज BMD। ठीक है, तो जैसे ही आप इस म्यू डायग्राम को इस म्यू डैश डायग्राम में सुपर इम्पोज करोगे, एक सेकेंड, जैसे ही आप इस म्यू डायग्राम को इस म्यू डैश डायग्राम में सुपर इम्पोज करोगे तो फाइनली इस तरह की शेप बनेगी, और इसमें ये कॉमन पार्ट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस लाइन से ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और ये फाइनल BMD की शेप हमारी होगी। ठीक है, तो ये BMD हमने बना दिया, और इसी अगर आप चाहो तो इसी के लिए आप शेयर फोर्स भी बना सकते हो। आपको पता है यहाँ पर लोडिंग क्या है हमारे पास, एक मिनट, आप शेयर फोर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये इस तरह से हमारे पास लोडिंग थी ना। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए हमारे पास शेयर फोर्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर W लोडिंग आ रही है तो ये W हो गया, यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है तो ये रेक्टेंगल चला गया, फिर W लोडिंग आई, फिर ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, फिर यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर एकदम से लोडिंग आई तो ये नीचे चला गया, फिर यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है इसलिए कांस्टेंट हो गया, फिर एकदम से लोडिंग आई तो ये यहाँ पर वापस 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप शेयर फोर्स डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ पर ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है ये कंबाइंड हमने बनाया है फिक्स बीम के लिए, बट यहाँ पर जो ये शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है ये बनाया है हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। किसके लिए बनाया है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। इसका ख्याल रखना, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये कम्प्लीटली फिक्स बीम के लिए है, और ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है ये फिलहाल अभी हमने बनाया है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है, तो इसने फर्स्ट चीज़ जो हमें पूछी थी वो ये पूछी थी कि इस फिक्स बीम पर जो मल्टीपल जो लोडिंग लग रही है W बोथ एंड से L/3 डिस्टेंस पर, तो इसके लिए कपल्ड मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने पहले उसका रिजल्टेंट BMD बना दिया। रिजल्टेंट BMD बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका कपल्ड मोमेंट निकालना है। तो कपल्ड मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई द मोर थ्योरम। तो टू फाइंड आउट द कपल्ड वैल्यू नाउ अप्लाइंग द मोर थ्योरम, और जैसे ही हम मोर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मोर थ्योरम क्या होती है, दो पॉइंट के बीच का स्लोप का चेंज जो है उस बेंडिंग मोमेंट के एरिया के इक्वल होता है। तो ए का मतलब यहाँ पर हो गया जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका एरिया, और ए डैश का मतलब हो गया जो ट्रेपेजोइडल वाला पार्ट है उसका एरिया। सिंपली सपोर्टेड बीम जो थी हमारी वो कुछ इस तरह से थी, एक सेकेंड, सिंपली सपोर्टेड बीम जो थी हमारी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, अगर इसके हम एरिया की बात करें और इसके अगर हम एरिया की बात करें तो देखिए इसमें हमारे पास दो पार्ट हो गए, है ना, दो ट्राइंगल हो गए, तो हमने आगे कर दिया ट्वाइस। ठीक है, क्या कर दिया आगे, ट्वाइस। अब एक रेक्टेंगल पार्ट का हम यहाँ पर एरिया ले लेते हैं, तो एक रेक्टेंगल पार्ट का हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस हो गया हमारे पास L/3, ये हमारे पास L/3 है, इंटू हाइट हमारे पास ये हो जाएगी WL/3। ठीक है, तो जो इस पार्ट का एरिया होगा वही
इस पार्ट का एरिया हो जाएगा, तो इसलिए आगे हमने यहाँ लगा दिया ट्वाइस। तो ट्वाइस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब कौन सा पार्ट बचा? ये मिड वाला पार्ट बचा। तो इस मिड वाले पार्ट का जो एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ये हाइट। तो डिस्टेंस तो हमारे पास हो गई l/3 और हाइट हमारे पास हो गई WL/3। तो ये तो हो गया सिंपली सपोर्टेड जो बेंडिंग मोमेंट था उसका एरिया। ठीक है, अब ये तो हो गया ए वाला पार्ट। अब ए डैश कौन सा था? जो हमारा एंड मोमेंट था उसका एरिया। एंड मोमेंट का डायग्राम हमारा इस तरह से था और इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा m इंटू एल, है ना, क्योंकि ये मोमेंट नेगेटिव होता है तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव शो कर दिया। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं करा, फाइनली हमने यहाँ पर इसमें क्या करा है, एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको कंप्लीटली। फाइनली हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में ए का मतलब तो हो गया, इसका एरिया हमने ले लिया पूरा, और इसमें हमने क्या करा, दो ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया ले लिया। और दूसरे वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करा, इसका एरिया ले लिया और इसका एरिया था m इंटू एल। ठीक है, एंड मोमेंट नेगेटिव होता है तो हमने यहाँ नेगेटिव मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसको हम एड ऑन कर देंगे, जोड़ देंगे जो भी है। तो फाइनली हमारे पास m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2WL/9। ठीक है, एंड मोमेंट की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन। अब हमें पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये हमारा डायग्राम था और इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर हमारा लोड मेंशन था W। ठीक है, तो अगर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हमारा लोड मेंशन था W दूसरे साइड से, तो अगर मैं यहाँ पर सेक्शन लेता हूँ, इस लोड के पास में ही कोई मैं सेक्शन लेता हूँ, तो इस सेक्शन के अबाउट अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लेता हूँ तो क्या होगा, R इंटू एक्स माइनस ये कपल, है ना। तो हमने क्या करा, लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन लिया तो उसका बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा R इंटू एक्स, R का मतलब W इंटू एक्स माइनस m की वैल्यू मतलब इसका मोमेंट, और इसका मोमेंट कितना है 2/9 इंटू WL। ठीक है, तो x सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट हमने ले लिया। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पर जीरो होगी उसको निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, mx इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 2/9 इंटू एल। ठीक है, तो हमने निकाल दिया एक पर्टिकुलर सेक्शन पर mx की वैल्यू निकाल दी, और मोमेंट की वैल्यू 0 कहाँ होगी लेफ्ट साइड से हमने वो भी मेंशन कर दिया 2/9 इंटू एल। अब सिमेट्रिक सेक्शन है तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा, मिड पर। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन के अंदर जैसे आप x इक्वल टू L/2 पुट करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा आ जाएगा, और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL/9। ठीक है, तो अब ये बात हो गई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। अब हम डिफ्लेक्शन की भी बात कर लेते हैं। हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की यहाँ पर बात कर ली। ये जो हमारी बीम थी, इस बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो सी पार्ट पे आएगा। और अब हमें डिफ्लेक्शन भी बताना है कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ आएगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहीं तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा यहाँ पर। तो डिफ्लेक्शन भी हमारा सी पार्ट पर ही होगा मैक्सिमम। तो वो डिफ्लेक्शन हमारा कितना होगा उसको भी हम निकालते हैं, और किस तरह से निकालेंगे वही उसमें हम मोर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और मोर थ्योरम हमारी क्या होगी, डिफ्लेक्शन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m/ei डायग्राम। ठीक है, तो EI/YC A इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस समेशन A टू C A इंटू एक्स बार। ठीक है, तो एरिया और सेंट्रोइड हमें लेना है इस बार। एरिया A का मतलब हो जाएगा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका एरिया, और x1 बार का मतलब हो जाएगा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके मोमेंट का सेंट्रोइड। इसी तरह से A1 डैश का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो कपल्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट था उसका एरिया, और A1 डैश बार का मतलब हो जाएगा जो कपल्ड बीम का जो मोमेंट डायग्राम था उसका सेंट्रोइड। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस माइनस को हम अंदर ले गए तो हमारे पास क्या हो गया, A1 डैश बार माइनस A1 डैश बार x1 डैश बार माइनस A1 x1। ठीक है,
अब हमें इसके अंदर एरिया और सेंट्रोइड की वैल्यू को पुटअप करना है। तो देखिए डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से था, मैं एक बार फिर डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से था। ये तो हो गई हमारी म्यू डैश डायग्राम, और ये हो गया हमारा म्यू डायग्राम। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से था। तो A1 डैश और X1 डैश का मतलब हो गया इस वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले पार्ट का जो एरिया लेना है हमें, वो कहाँ तक लेना है, वो सिर्फ हमें लेना है मिड पोर्शन तक। कहाँ तक लेना है, मिड पोर्शन तक। मिड पोर्शन तक क्यों लेना है, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन मिड पार्ट तक ही फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले इस पार्ट को लेना होगा, और इस पार्ट का अगर हम एरिया की बात करें तो इस वाले पार्ट का हमारा एरिया कितना हो जाएगा भाई, एम। ये तो हो गया हमारा एम, और ये हो गई डिस्टेंस। और डिस्टेंस तो आपको पता है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी L/2 है। और m कितना है हमारे पास, ये m है हमारा 2/3 2/9 WL। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट, क्योंकि हमें C पॉइंट के अबाउट ही डिफ्लेक्शन निकालना है, तो उसमें म्यू डैश डायग्राम का एरिया सेंट्रोइड लेंगे और म्यू डायग्राम का एरिया और सेंट्रोइड लेंगे। तो A1 डैश का मतलब हो गया इस वाले पार्ट का एरिया। तो इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा m × L/2। क्या हो जाएगा, m × L/2। m हमारा हो गया 2/9 WL, और डिस्टेंस हो गई L/2। और इसका सेंट्रोइड अगर हम निकाले L/2 का, तो वो होता है हमारा L/4। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा म्यू डैश वाले डायग्राम का एरिया और सेंट्रोइड। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट का। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है हमारा, दूसरा वाला पार्ट है हमारा ये वाला। अब इसके हम एरिया और सेंट्रोइड की हम बात करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ इसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसमें एक बार रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ तक इस वाले पार्ट के लिए निकालना है। तो इस पार्ट के लिए एरिया और हमें सेंट्रोइड लेना है। तो पहला तो पार्ट हो गया हमारा ये रेक्टेंगल वाला पार्ट हो गया। तो इस रेक्टेंगल पार्ट का एरिया तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस रेक्टेंगल वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो इस वाले रेक्टेंगल वाले पार्ट की ये लेंथ जो है हमारी वो L/6 है। कितनी है, L/6। और ये हाइट जो है वो कितनी है, WL/3। तो हमने यहाँ पर कर दिया WL/3 × L/6, और L/6 का हाफ कितना हो जाएगा, L/12 है ना। रेक्टेंगल का हाफ होता है सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये तो इस पार्ट का हो गया एरिया सेंट्रोइड। अब हमें इस पार्ट का भी तो निकालना है। तो इस पार्ट का क्या होगा, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, देखिए इसका सेंट्रोइड पहले तो हम इसका निकालेंगे, है ना। ये डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस है L/3। कितनी है, L/3। और इसका सेंट्रोइड हमारा होता है L/3। सेंट्रोइड भी हमारा L/3 होता है। तो L की जो वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, L/3। तो L की जगह जैसे आप L/3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, L/9। तो इसका यहाँ पर सेंट्रोइड कितना हो गया, L/9। लेकिन ये हमें C पॉइंट से निकालना है। कहाँ से निकालना है, C पॉइंट से निकालना है। तो ये जो हमारा L/9 हुआ है, उसमें हमें ये डिस्टेंस भी एड ऑन करनी होगी। तो जैसे ही आप L/9 में, तो ये L/9 हो गया, और L/9 में आपने वो डिस्टेंस ऐड कर दी L/6। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए हमने क्या करा, ट्रायंगल का एरिया ले लिया और ट्रायंगल का सेंट्रोइड L/9, और उसमें ये डिस्टेंस ऐड ऑन कर दी। ठीक है, तो ये अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, और जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट A, वो हो जाएगा हमारा 5/648 WL3/EI। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूस बीम का कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम। Thank you so much for watching this video.